ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। आज की कहानी इंडोनेशिया के एक छोटे से टापू पर बसे दुसुन की है। दुसुन यानी गांव से भी कम घरों वाला एक कस्बा, जहां गिनती के ही लोग होते हैं। उसी कस्बे के पास ही सदियों से सोए मुर्दों का एक कब्रिस्तान था, जहां तकरीबन आधी रात के वक्त दलाई नाम का एक शख्स जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उसके पास ही कफन से बंधी हुई एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे सिर से पैर तक बेहद कसकर बांधा गया था। दलाई होश में नहीं था। वो गड्ढा खोदते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे माफ करना मेरे भाई, मेरी गलती की वजह से तेरी जान चली गई। मुझे दुख है कि मैं तुझे बचा नहीं पाया। इसके बाद उस शख्स ने कफन की गांठें खोले बिना ही लाश को धीरे से गड्ढे में गिरा दिया और मिट्टी से ढकने लगा। अलविदा मेरे भाई, ऊपर वाला तुझे जन्नत अता करे। कुछ ही देर बाद दलाई ने उस कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया। उसने फावड़े से मिट्टी समतल की और कब्र का पत्थर जल्दबाजी में सिर की तरफ लगाने की बजाय पैरों की तरफ गाड़ दिया और वहां से घर की ओर चल पड़ा। कुछ पल तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अपने आसपास अजीब सा महसूस होने लगा। और तभी उसके ठीक सामने वही कफन में लिपटी लाश आकर खड़ी हो गई, जिसे देख दलाई की आंखें डर से बाहर निकल आईं। उसकी चीख कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई दूर दूर तक फैल गई। उस रात के बाद से दलाई की मानसिक हालत कभी ठीक नहीं हो पाई। वो अक्सर खाली हवा से बातें करता रहता, अचानक आधी रात को चीखते हुए उठ बैठता। कस्बे वालों ने इसे सदमा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आज इस घटना को तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। वो छोटा सा कस्बा अब भी कई खौफनाक किस्से अपने अंदर दबाए बैठा था। दलाई का भतीजा देदेन इंडोनेशिया के छोटे से शहर में अपना इलाज करवा रहा था। देदेन डॉक्टर के पास ऐसी गंभीर समस्याएं लेकर आया था जो डॉक्टर की समझ के परे थी। देदेन, दवाइयों का असर धीरे धीरे होगा। तुम दवाइयां तो टाइम पर ले रहे हो ना? यस डॉक्टर, मैं अपनी दवाइयां टाइम पर ले रहा हूं, लेकिन वो मुझे अब भी हर रात खिड़की के बाहर खड़ा हुआ नजर आता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें वो कफन में लिपटा हुआ शख्स कब से नजर आता है? यही कोई 1.5 महीने से। ठीक है, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं ऑस्ट्रेलिया से आते ही तुम्हें मिलता हूं। तब तक तुम दवाइयां शुरू करो। 1 हफ्ते के बाद तुम्हें बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर से बात करने के बाद देदेन ने 1 गिलास पानी लिया, दवा खाई और कुछ ही देर बाद बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में खो गया। लेकिन आग झपकने के तुरंत बाद ही एक अजीब सी आवाज ने अचानक उसकी नींद तोड़ दी। देदेन घबराकर झटके से उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। आवाज अभी भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उसके कमरे की छत पर कोई जोर जोर से उछल रहा हो। देदेन ने डरते हुए चारों तरफ देखा। और धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाया, इतनी रात गए छत के ऊपर कौन हो सकता है? देदेन ने घबराते हुए तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड लिली को कॉल लगाया। हेलो लिली। हाँ देदेन, बोलो, सब ठीक तो है ना? नहीं लिली, कुछ भी ठीक नहीं। मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही हैं। वही मेरे गांव के घर वाले सपने आ रहे हैं, जबकि मैं ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूं और समय पर दवाइयां भी खा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिली। देदेन, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने गांव दुसुन वाले घर जाना चाहिए। तुम अपने अंकल आंटी के पास जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो
शायद वहां से लौटने के बाद तुम बेहतर महसूस करो। देदेन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फोन पर बस उसकी भारी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लिली की बात ठीक लगी। उसने भी सोचा शायद उसे गांव वाले घर के सपने इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि वो पिछले 15 सालों से अपने घर नहीं गया था। अपने पिता की मौत के बाद ही देदेन ने अपना घर छोड़ दिया था। वहां अब सिर्फ उसके अंकल और आंटी रहते थे। उसकी मां तो उसके जन्म के समय ही गुजर गई थी। देदेन ने शहर में ही पढ़ाई की, यही नौकरी करने लगा और धीरे धीरे अपने अतीत से दूर होता चला गया। मगर आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि शायद कुछ घावों से भागा नहीं जा सकता, उसे वापस जाना होगा। अगले दिन ही देदेन ने दुसुन जाने वाली बस पकड़ी और सफर करते हुए अपने बचपन की यादें ताजा करने लगा। खिड़की के बाहर गुजरते नजारे उसके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। शाम का उजाला फीका पड़ता गया और कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस अब घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां थी जो कभी पास आती, कभी पीछे छूट जाती। उन्हीं पेड़ों के बीच अचानक देदेन को कुछ दिखाई दिया। उसने देखा वहां एक सफेद आकृति खड़ी थी, पूरी तरह कफन में लिपटी हुई, बिल्कुल सीधी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसे देख देदेन का गला सूख गया। डर के मारे उसने पलकें झपकाई और तब तक आंखें नहीं खोली जब तक बस आगे नहीं निकल गई। लेकिन अगले ही पल देदेन को आगे जाकर वही आकृति अब सड़क के और करीब दिखाई दी। इस बार उसकी चमकती हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने पीछे मुड़कर फिर देखने की कोशिश की। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। यही सारी बातें सोचते सोचते देदेन ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया और बस पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रात के लगभग 9 बजे अंधेरे रास्तों से गुजरता हुआ देदेन अपने दुसून यानी छोटे से कस्बे की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। पूरे रास्ते सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते में कुछ ही दूर पर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। वहां से गुजरते हुए देदेन की नजर कब्रिस्तान की ओर चली गई। वहां उसने जो देखा, उस नजारे ने देदेन को अंदर तक झकझोर दिया। कब्रिस्तान में कई आकृतियां खड़ी थीं, सभी पूरी तरह सफेद कफन में लिपटी हुई, बिल्कुल खामोश, बिना हिले डुले, जैसे वे सब एक साथ उसी को देख रही हो। देदेन की सांस रुक सी गई थी। डर से उसका शरीर कांप उठा और वो पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। बिना पीछे देखे बस दौड़ता रहा। काफी दूर तक भागने के बाद आखिरकार वो थक कर रुक गया। वो झुककर घुटनों पर हाथ रखे तेज तेज सांस लेने लगा। नहीं नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। ये मुर्दे ही हैं, पर इनका इस तरह से अपने आप कब्र से बाहर दिखना किसी बड़ी आफत का इशारा है। देदेन किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने घर पहुंचा। एक पुराने झोपड़ी नुमा घर के सामने रुककर उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक अंदर सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे उसकी आंटी खड़ी थी। पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही देदेन ने अपना नाम बताया, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे कई सालों की दूरियां बस एक पल में मिट गई हो। आंटी, अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे? वो भी हैं बेटा, अंदर है। रुको, उन्हें मैं बुला कर लाती हूँ। कुछ देर बाद
देदेन के अंकल दलाई उसके सामने आकर बैठ गए। कमरा में गहरा सन्नाटा था। दलाई बस चुपचाप उसे घूरे जा रहे थे। देदेन को उनका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। उसने असहज होकर एक नजर उनकी तरफ देखी, फिर आंटी की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, आंटी, क्या अंकल की तबीयत ठीक नहीं है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आंटी ने गहरी सांस ली और उदास नजरों से दलाई की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पिता की मौत के बाद इनकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। दिन रात ना जाने किससे गुस्से में बातें करते रहते हैं और हमेशा किसी कफन में लिपटे हुए मुर्दे का जिक्र करते हैं। इनका कहना है कि इन्हें एक मुर्दा दिखाई देता है। हमने डॉक्टरों के कहे अनुसार इनका बहुत इलाज कराया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आंटी की बातें सुनकर देदेन अंदर तक सिहर गया, क्योंकि जो कुछ उसके अंकल के साथ हो रहा था ठीक वैसा ही कुछ इस समय उसके साथ भी हो रहा था। वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक कमरे का सन्नाटा एक अजीब सी हंसी से टूट गया। देदेन के अंकल पागलों की तरह हंसने लगे। मुझे उसी ने भेजा है ना, मैं जानता हूं। वो मुझसे उस गलती का बदला लेना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसे दोबारा वहीं पहुंचा दूंगा जहां से वो आया है। आंटी दलाई को पकड़कर अपने साथ अंदर ले गई। फिर उन्हें उनकी दवाइयां देकर सुला दिया गया। इसके बाद देदेन ने अपनी आंटी से कई सवाल पूछे, जिसमें से कुछ सवालों के जवाब तो वो दे रही थी और कुछ सवालों के जवाब देने से वो बच रही थी। देदेन ने महसूस किया कि वो कुछ बातें छुपा रही हैं। उसी बेचैनी के साथ वो आधी रात तक जागता रहा और जैसे ही नींद आने लगी, खिड़की पर किसी की परछाई उभर आई। देदेन सहम कर उठ बैठा। अचानक देदेन ने खिड़की की तरफ देखा तो वो वही कफन में लिपटा मुर्दा खड़ा था। बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और लगातार उसी को घूरे जा रहा था। और जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, देदेन हिम्मत जुटाकर बाहर की ओर भागा। बचाओ, बचाओ! तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। देदेन के अंकल दलाई हाथ में बंदूक लिए तेजी से वहां आए और उस कफन में लिपटी आकृति की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, चला जा नामुराद, तूने मेरी और मेरे परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। इतना बोलते हुए अंकल दलाई फायरिंग करते करते उसकी ओर दौड़ पड़े। वो मुर्दा भी तेजी से उनकी ओर मुड़ने लगा और अगले ही पल उसने देदेन के अंकल को पकड़ लिया और घसीटते हुए अंधेरे जंगल के अंदर ले गया, जिसके बाद जंगल के अंदर से अंकल दलाई की एक भयावह चीख गूंज उठी। आंटी, हमें अंकल को ढूंढने जाना चाहिए। हमें कस्बे वालों को बताना होगा ताकि हम सब मिलकर जंगल में जाकर उन्हें बचा सकें। कोई फायदा नहीं देदेन, अब तक उस नामुराद पोकोंग ने तुम्हारे अंकल की जान ले ली होगी। पोकोंग? ये क्या होता है? हाँ बेटा, जब कोई मुर्दा मौत के बाद वापस लौट आता है तो यहाँ उसे पोकोंग कहते हैं। और वो पोकोंग कोई और नहीं, तुम्हारे अपने पिता थे। क्या? पर यह कैसे मुमकिन है? वो ऐसे क्यों बन गए? आज से करीब 20 साल पहले तुम्हारे अंकल की एक गलती की वजह से तुम्हारे पिता की जान चली गई थी। तुम्हारे अंकल और तुम्हारे डैड इन्हें जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। उस दिन तुम्हारे अंकल दलाई नशे में थे।
तुम्हारे डैड उन्हें गलत तरीके से लकड़ी काटने से रोक रहे थे, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। अचानक लकड़ी का एक भारी तना कटकर सीधे तुम्हारे डैड के ऊपर गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों से बचने के लिए उन्होंने बिना किसी रीति रिवाज के चुपचाप तुम्हारे डैड को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और शायद यही वो गलती थी जो आज तक हमारा पीछा कर रही है। पर वो दफनाने के बाद वापस कैसे लौट आए आंटी? बेटा, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे डैड को कफन में तो बांध दिया था, मगर दफन करते वक्त उसे ढीला नहीं किया, जबकि उन्हें सही रीति रिवाज के हिसाब से दफन करना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से वो पोकोंग बनकर भटक रहे हैं और रिहाई मांगते रहे हैं। मगर उन्हें आजाद करने का मतलब था आजाद करने वाले की मौत। तो उन्होंने अंकल से पहले ही क्यों बदला नहीं लिया और वो मुझे क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि वो बदला नहीं चाहते थे बेटा, वो चाहते थे तुम्हें सच पता चले, तुम जान सको कि तुम्हारे डैड और अंकल की मौत की असली वजह क्या थी। देदेन अवाक था। अब उसे समझ आ गया था कि छोटी छोटी बातों और रिवाजों को नजरअंदाज करना कभी कभी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगले दिन देदेन ने पास की मस्जिद से एक मौलवी साहब को बुलवाया और उन्हें उस आत्मा के बारे में बताया जो इतने दिनों से उनके घर को परेशान कर रही थी। मौलवी साहब ने ध्यान से सारी बातें सुनी, फिर शांत आवाज में कहा, उस रूह का मकसद अब पूरा हो चुका है। अब शायद वो दोबारा दिखाई ना दे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर दुआ पढ़ देता हूँ। मौलवी साहब ने दुआ पढ़कर जमजम के पानी पर दम किया और देदेन को देकर चले गए। उस रात के बाद उन्हें उस पोकोंग की झलक फिर कभी दिखाई नहीं दी। इसके बाद देदेन अपनी आंटी के पास ही रहने लगा और एक सामान्य जिंदगी जीने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।